कि पाकिस्तान के कोई जहाज भारत के अंदर घुसने वाले थे, भारत का एक फौजी पाकिस्तान में रह गया, अभिनंदन नाम का। मेरे पुराने लेक्चर्स को उठा के देखिए, ये बात मैं आज इसलिए रिपीट कर रहा हूं, मेरे हर लेक्चर में देख लीजिएगा। जिस दिन की ये घटना थी उस दिन मैंने बोला, मैंने कहा आप लोगों को कम इसलिए पता है कि आप पड़ोसी मुल्क को अमर उजाला और दैनिक जागरण से पढ़ते हैं। मैं उस पड़ोसी मुल्क की गली गली मोहल्ले मोहल्ले फितरत से वाकिफ हूं, और इत्तफाक से मेरा जन्म उस जगह हुआ है जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कहते हैं, जहां से पाकिस्तान बनने का थॉट पैदा हुआ था। मैं वहीं पैदा हुआ, तो मैं उनकी नस नस से वाकिफ हूं। मैंने उस दिन भी यह कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि आज भी दो घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक तो रिपीट कर रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। अभिनंदन जब वहां रह गया तो भारत में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, प्रूफ मांग रहे थे, आपको याद है, और ये प्रूफ देने की चिंता में लोग परेशान थे। मैंने उस दिन भी कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत आया था, फ्रांस का राष्ट्रपति भी भारत आ चुका है, पुतिन भी यहां चुका है। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो गीता अपनी भाषा में लेके गए हैं। और ये भारतीय समाज की समस्या है कि भारतीय समाज किताबें हाथ में रखता है लेकिन पढ़ता नहीं है। आप टेलीविजन पे बहुत सारे विद्वान आते हैं, और जो विद्वान नहीं है उनकी भाषा से पता चल जाएगा वो कितने बड़े विद्वान हैं। पीछे जो किताब रखी होती है वो कभी नहीं पढ़ते, लेकिन टीवी में दिखना चाहिए कि हमने इतनी किताबें पढ़ी। जब उस हमारे फौजी को छोड़ने में देर हो रही थी तब भी मैंने ये कहा, इतना ही कहा मैंने कि दुनिया को पता चल गया है। मैंने खुल्लम खुल्ला कहा था, लोगों ने शायद मेरी बात को यकीन नहीं किया होगा क्योंकि उनके अपने कारण हो सकते हैं। मैंने कहा था मेरे भाई, हम पढ़े ना पढ़े, हमने कुरान नहीं पढ़ा, अंग्रेजी में आ गया, हिंदी में आ गया, हमने नहीं पढ़ा इसलिए कंफ्यूज है। गीता पढ़ ली थी व्हाइट हाउस ने, गीता पढ़ ली थी पुतिन ने, पाकिस्तान को फोन करके कहा अगर इसे नहीं छोड़ा तो पृथ्वी मिसाइल लगी हुई है, मैं नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें, जल्दी छोड़ दो। वो ये जानते थे कि गीता पढ़ने वाला और गीता की संस्कृति वाला कैसे काम करता है। आज पाकिस्तान का मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहा है कि मीटिंग बुलाई थी, शाह मोहम्मद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर है, माथे पे पसीना था, बाजवा के पैर कपकपा रहे थे, और उन्होंने कहा खुदा के वास्ते इसे जाने दो। अब को अभिनंदन को अगर ये नहीं गया तो 9 बजे हमला करने वाला है। मेरी बात जो मैंने 4-5 महीने पहले कही थी उसकी पुष्टि हो गई। तो ये बदला रूप इसलिए नहीं है, लोग हमें मूर्ख समझते थे जब यहां से ताजमहल लेके जाते थे। वो कहते थे ये कैसे पागल लोग हैं, भारत की परंपरा में कब्रों का कंसेप्ट ही नहीं है, सनातन में कब्र बनती नहीं है। ये पागल हमें कब्र उठा के देते हैं और हमारे घर में कहते हैं इस कब्रों को रखो। कोई कब्रों के अपने घर में रखता है? अरे ताजमहल को सजा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन है तो वो एक कब्र, है तो किसी की मजार। तो दुनिया में जब से गीता बटी तब से लोगों को ज्ञान आया, और आधुनिक भारत के प्रधानमंत्री ने इस गीता के ज्ञान को इस तरह दिया कि आपको याद है कि फ्रांस में क्या हो रहा है? फ्रांस में क्या हो रहा है? गीता पढ़ ली है उसने, उसको समझ में आ गया ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये राष्ट्र ग्रंथ है। इसे पढ़ के फ्रांस भी सही रास्ते पे आ गया, उसने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। उसने कहा मोहम्मद का कार्टून बनाने वालों के खिलाफ, और मोहम्मद का कार्टून दिखा करके एक 18 साल का लड़का अगर एक इतिहासकार की हत्या कर देगा तो उसने कहा यह मुमकिन नहीं है, ये हम मानेंगे नहीं। और पूरे 2 शहरों के अंदर मोहम्मद के कार्टून की प्रदर्शनी उसने लगाई और कहा सुरक्षा बलों से कि अगर कहीं भी पत्ता हिला तो बख्शा नहीं जाएगा। उसका असर यह हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता आपने पढ़ ली है तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, भारत भी आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है, और आपको तो शुक्र होना चाहिए, आप तो बड़े भाग्यवान लोग हैं। बनारस के अपने शहर से प्रधानमंत्री बनाते हैं और कुछ किलोमीटर दूर से दूसरे
साधु को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। उसने भी बयान दिया कि अगर फ्रांस के खिलाफ जबान खोली उत्तर प्रदेश में तो जबान कहां है ये पता नहीं चलेगा। ये जो भाषा है, जिस भाषा की जरूरत 2020 के भारत को है, वो इसलिए है कि आपने सत्ता में कौन दल आया, कौन नहीं आया, कौन ये है, कौन वो है, किसकी पॉलिटिक्स क्या है, मैं नहीं इसमें इंटरेस्ट। मेरे लिए सत्ता में बैठने वाला वही महान है जो भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति और सनातन को स्थापित करने में लगा हुआ है। इसलिए उसे अपने कपड़ों की चिंता नहीं है कि मैं गोल टोपी न लगाऊं तो मैं सेकुलर नहीं कहलाऊंगा, मैं टोपी वालों के डर से मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर में तिलक नहीं लगाऊंगा। वो खुल्लम खुल्ला जाता है नेपाल, वहां 8 घंटे की पूजा करता है, वो केदारनाथ में जाता है, वो भारत के सोए हुए हिंदू सनातनियों को बार बार मैसेज दे रहा है कि अपनी पहचान को कंप्रोमाइज करके, अपने आदर्शों को किनारे करके, अपने आस्थाओं को, सरोकारों को झुटला करके तुम एक राष्ट्र के रूप में कभी मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकते। इसलिए मैं देश का प्रधानमंत्री होकर के जब अपनी पहचान पे नहीं शर्माता, अपनी आस्थाओं पे मैं नहीं शर्माता, अपने सरोकारों पे नहीं शर्माता, तो मैं खुल्लम खुल्ला उनका प्रदर्शन इसलिए करता हूं। हां, मैं ये हूं, लेकिन एक राजा के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं करूंगा। लिहाजा मैं किसी को खुश करने के लिए टोपी नहीं पहनूंगा और किसी को नाराज करने के लिए मैं ऐसा हो वहां नहीं जाऊंगा। जब वो जा रहा है सतीश भाई, आशा बहन, तो मैं और आप साधारण लोग किसको खुश करने के लिए चोटी और धोती छोड़ के तिलक हटा करके हम किसको खुश करने में लगे हुए हैं? IBM नाम की कंपनी का जो चेयरमैन था, वो इतना लंबा तिलक लगाता था, नंगे पैर न्यूयॉर्क की सड़कों पे जाता था। वो चेयरमैन था अपने ज्ञान से, कपड़े पहनने से नहीं होता। विवेकानंद भी कह के चले गए कि जेंटलमैन की परिभाषा नहीं होती टाई पैंट शर्ट जूते। हमारी बचपन की किताबों में हमें पढ़ा दिया गया है हु इज जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब है जो टाई लगाए हो, जो शर्ट पहने हो। वो बेचारा बच्चा जो गांव का है वो उसी को जेंटलमैन समझ रहा है। जिस बाप के पैर खेत की कीचड़ में सने हुए हैं, कंधे पे फावड़ा रखा हुआ है, वो उसे जेंटलमैन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने उसे जेंटलमैन की परिभाषा ये बता दी है। अपनी आस्थाओं के प्रति, अपने सरोकारों के प्रति अगर आप चेतन हो जाएंगे तो ये पश्चिम की जो भोगवादी सभ्यता है ये कभी आपके सामने टिक नहीं सकती। आप कमजोर हुए, आपके मूल कमजोर हुए, आपकी आस्थाएं कमजोर हुई, आपने अपने पूर्वजों को छोड़ा, आपने उपनिषद को छोड़ा, आप मजारों पे सर रगड़ने जाने लगे, आप मरे हुए आदमियों से उम्मीद करने लगे कि आपके जीवन में कोई चमत्कार होगा। आप अपनी रूट्स की तरफ लौटिए, अपनी आस्थाओं की तरफ लौटिए, अपनी परंपराओं की तरफ लौटिए। तो आप ध्यान रखिए, आप नहीं, आने वाली दुनिया भारत को, उस भारत को जो ज्ञान का सूत्र था, अगर एक बख्तियार खिलजी आकर के नालंदा में लाइब्रेरी में आग लगा देगा, वो अपनी उस सोच का मुजाहिरा और डिमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन कर रहा है जो 1400 साल पहले हुई थी। वो वहीं से चले थे, वहीं पहुंच रहे हैं। माफ कीजिएगा, आप बहकावे में मत आइए, आप पॉलिटिकली करेक्ट मत होइए। मैं बार बार हर दौर में कुछ बातें कहता हूं।